हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। दिस इज स्वाति और हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम गैस एंड लिक्विड पढ़ने वाले थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस एंड लिक्विड में पहला था कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट कैसा होगा, दूसरा टेम्परेचर एंड थर्ड इज प्रेशर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्यूशन दैट इज गैस एंड लिक्विड, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको तीन फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। पहला है कि अगर किस टाइप का सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की बात लास्ट टर्न पे हुई थी, अच्छे से हुई थी कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट जो अपने अंदर दूसरे चीज़ों को घोल रहा है। तो यहाँ पे गैस इन लिक्विड की बात हो रही है। जब गैस इन लिक्विड की बात होगी तो गैस इज सॉल्यूट that will dissolved in the solvent and liquid is the solvent। जो हमारे सॉल्यूशन का फेज होता है या हमारे सॉल्यूशन का मीडियम होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट का मीडियम। जिस मीडियम में हमारा सॉल्वेंट होता है उसी मीडियम में हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। और अब फर्स्ट फैक्टर जो है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की जब बात करेंगे तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट पोलर है, अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी हमारा पोलर होगा। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉल्यूट भी हमारा नॉन पोलर होगा। लाइक डिजॉल्व, लाइक की बात करी थी कि जैसा होगा वैसे ही नेचर का सॉल्यूट या सॉल्वेंट ढूंढेगा। ठीक है, हम अपने दोस्त वैसे ही बनाते हैं जैसे हम खुद होते हैं। ठीक है, तो किसी आदमी की पहचान करनी हो तो उसके दोस्त देखो, और किसी सॉल्यूशन का मीडियम देखना हो तो उसका जो मीडियम, किसी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के बारे में पता करना हो, उसके सॉल्वेंट के मीडियम का पता करना हो तो सॉल्यूशन का मीडियम पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन का मीडियम पता है तो हम सॉल्वेंट का मीडियम बता सकते हैं। ठीक है, गैस एंड लिक्विड की बात हो रही थी तो पहला हमने ये बात कह दी क्या कि पोलर पोलर सॉल्वेंट मिक्स करेंगे। अगर एग्जाम्पल है, सॉल्यूट क्या है हमारा SO2 और हमने मिक्स कर दिया है वाटर में। दोनों ही पोलर, ये दोनों ही पोलर इन नेचर हैं। दैट इज देयर मस्ट बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स के भी डिफरेंस होगा, या कह सकते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमारा H2O जो है मॉलिक्यूल है और यहाँ पे इस पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, या सॉरी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो हमें पता है कि O जो है मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट में आता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है, वो पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि H का तो बिल्कुल उसके सामने कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही SO2 क्या है, SO2 भी क्या है, O में नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ऐसे बिहेव करके क्या बनाएगा, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। ठीक है, जब दोनों लोग पोलर हैं तो उनकी फ्रेंडशिप अच्छी चलेगी। अब नॉन पोलर की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे I2 इन बेंजीन। I2 क्या है, सिंगल बॉन्ड से बना है I2, और बेंजीन कैसा है, ऐसा। तो बेंजीन में सारे कार्बन हैं और सब कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है हमको। ठीक है, तो लेकिन ये जो है सिस्टम, जो हमारा ये जो पार्ट बना है, इस सॉल्यूशन का एक पार्ट है जिसको सॉल्वेंट कहा गया। तो सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर है। और यहाँ पे भी मतलब
कहने का कि यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं हो रहा, ये जैसा है वैसा ये भी है। तो जब दोनों एक जैसे हैं तो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई भी तरह का फोर्स नहीं है। तो ये हो गई नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात। यहाँ पे क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर इफेक्ट गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। सेकंड हमारा था क्या, कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा किस में, गैस का इन लिक्विड में। तो सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसका, इन गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में अगर हम चेंज करेंगे टेम्परेचर का तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो पहली चीज बताई थी मैंने लास्ट टर्न पे कि हमारे पास एक सिस्टम है या एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जिसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो हमने एक सिस्टम मान लिया है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या रख दिया है हमने, लिक्विड पार्ट रख दिया है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर, सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, ये रख दिया। और कुछ गैस है इसी कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर गैस है। तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कुछ तो यहाँ पे हैं, कहाँ, ये अबव द लिक्विड। और बहुत सारे गैस के पार्टिकल ऐसे भी हैं जो सॉल्यूशन के अंदर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर हमारा क्लोज है तो ये मिक्स हुआ हुआ है गैस, ये जो गैस है और ये जो लिक्विड है, ये दोनों एक कंटेनर में रखे गए। तो कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ गैस इज मिक्स्ड इनटू द सॉल्वेंट, दैट इज लिक्विड कोई भी हो सकता है। वाटर लेंगे तो वाटर की बात करेंगे हम, O2 और H2O ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है, O2 डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो अब हमने क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी ना या डिजॉल्व्ड गैस थी ना इन द सॉल्यूशन, वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तो जो हमारा सिस्टम था ऐसा जहाँ पे काफ़ी पार्टिकल्स वाटर के अंदर थे, वहाँ से पार्टिकल्स बाहर आना शुरू हो गए, क्योंकि गैस जो है वो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, हीट दी जाएगी। तो वो क्या करेगा कि जितने भी पार्टिकल जो यहाँ थे उनको बाहर बुला लेगा, और यहाँ पे जो अमाउंट होगी ना गैस की वो इंक्रीज हो जाएगी, कहाँ, आउटर द सरफेस ऑफ लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड की जो सॉरी लिक्विड के बाहर गैस की जो पोजीशन होगी या गैस का जो पार्टिकल्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हमने यहाँ इसको हीट दी तो एक तरह से टेम्परेचर ही इंक्रीज किया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, मतलब जो यहाँ घुल रहा था वो घुल नहीं रहा है, वो अपनी, मतलब जो घुला हुआ था वो भी वापस बाद में वापस अपनी पोजीशन पे या अपने मीडियम में जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, सेकंड है ये गैस इन लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन increases, the solubility of
गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, जो सॉल्युबिलिटी है, जो घुलने की क्षमता है किसकी, गैस की, लिक्विड के अंदर, वो घट रही है या घट जाएगी, ठीक है, बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं दिस प्रोसेस एक्ट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब बाहर आना, थर्मिक मतलब टेम्परेचर या हीट या एनर्जी। दिस प्रोसेस एक्ट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तो इस पूरे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। प्रोसेस दिस प्रोसेस एक्ट एज, दिस प्रोसेस इज, या फिर इसको ऐसे लिखे, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, बस इतना, ठीक है। तो ये इसके बारे में छोटी सी बात थी। अब एक बहुत अच्छा सा जीएस में क्वेश्चन आता है। ये जो गैस बाहर आएंगी ना, तो ये बबल्स के फॉर्म में बाहर आ रही होंगी, ठीक है। पहले तो घुल गई है ना, यहाँ घुल गई है, अब ये बबल्स की तरह बाहर बाहर आएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्लोज बीकर है, वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है। हमने क्या किया, बस टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं जहाँ पे प्रेशर फिक्स है, तो गैस वॉन्ट्स टू गो आउट फ्रॉम द लिक्विड, ठीक है। गैस लिक्विड से बाहर आना चाहती, नीड सम स्पेस, वांट टू इंक्रीज वॉल्यूम इट्स ऑफ क्या, गैसियस पोर्शन, ठीक है। वो अपनी वॉल्यूम इंक्रीज कराना चाहती है, विच इज फिक्स्ड, जो फिक्स थी। सो इट कम्स आउट ऑफ द लिक्विड, और जो वैकेंट स्पेस है उसको फिल कर लेगी, फ्री स्पेस, और जो फ्री स्पेस है वहाँ फ्रीली मूव करेगी, ठीक है, वहाँ का कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो गैस को क्या नीड पड़ी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गया वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, उसको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ी, मतलब उसको स्पेस चाहिए था, किसको, गैस को। गैस इजेक्ट आउट फ्रॉम द लिक्विड टू जो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है। ये सब कहानी आप लिख सकते हैं, पूरी बता दी गई हैं। ये सब क्लोज कंटेनर के अंदर हो रही हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। इसका एप्लीकेशन एक्वेटिक लाइफ में। एक्वेटिक लाइफ मतलब मैंने लास्ट टर्म पे भी बताया था कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर कौन रह रहे हैं, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन की नीड है टू लिव, उनको जीने के लिए किसकी, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो क्या कर रहे होंगे, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को यूज़ कर रहे होंगे। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो उन वाटर बॉडीज़ का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो स्पेस में आ जाएगी। वो कहाँ आ जाएगी, क्योंकि सारी वाटर बॉडीज़ खुली हैं, ओपन है, और ऐसा तो है नहीं कि ये नदी और पहाड़, सॉरी, नदी, झरने, तालाब और समुद्र या सी या कुछ भी कह सकते हैं, इन सबको हमने क्या कर दिया, ढक तो दिया नहीं है। लगातार इवेपोरेशन हो रहा है, और जब सनी डेज होते हैं या समर्स होते हैं तो एकदम से हीट बढ़ जाती है। हीट बढ़ेगी, एटमॉस्फेरिक हीट बढ़ेगी, तो क्या होगा, इन वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। जब इन वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, और ह्यूज अमाउंट में लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ होता है, ठीक है। लास्ट वीक में ही देखा था, जब मतलब अभी
10 to 15 डेज़ के अंदर कि बहुत सारी मतलब अबाउट 50 डिग्री 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था कि 40 के ऊपर कहीं भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को भी, एनिमल लाइफ को भी, एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो उनकी बेसिक नीड है ऑक्सीजन लेने की, जहाँ से ले रहे हैं वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो जब प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट में मरते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे मछलियाँ मरी हुई मिलती हैं क्योंकि तालाब का पानी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा है, जहाँ फ्लो कर रहा है वहाँ थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। ठीक है, लेकिन जहाँ फ्लो नहीं कर रहा है वहाँ डायरेक्ट हीट पड़ रही है, सारी एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, और तो एक्सेस अमाउंट में टेम्परेचर का बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है पॉन्ड का, तो बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई मिलती हैं। सी में भी हो सकता है और रिवर्स में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता भी है, तो कौन से टाइप के वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सेफ या कंफर्टेबली सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जो फिशेस हैं या एक्वेटिक एनिमल हैं वो कोल्ड वाटर में सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली विथ रिस्पेक्ट टू वार्म या फिर समर डेज। ठीक है, या हॉट वाटर। ठीक है, तो ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और ये जीके और जीके स्टैटिक जीके में भी आता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है हमारा हेनरी लॉ, जिसकी हमको आज बात करनी थी। तो हेनरी लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ करेंगे। आई थिंक ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं। थर्ड है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कई बार हम पूरी बात नहीं लिखते हैं, इसलिए भी देखिए पहले जो आपने नोट्स हो ना, फर्स्ट नोट जो हो वो पूरे थोरेली लिखें, हर चीज़ लिखें, उसमें जो आती है वो भी लिखें। उसके बाद जब रिवीजन कर रहे हैं तो एक और नोट्स बनाएं, लिख के करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जब दोबारा नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें जो चीज़ आते हैं उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी जो आ रही हैं वो भी, उसमें भी अगर आपको टाइम हो जाता है 6 महीने 1 साल हो जाता है और आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो आप 10 दिन में 15 दिन में एक साथ तो नहीं कर सकते चीज़ें। तो आप जो पहला आपका नोट हो ना वो बिल्कुल क्या कहते हैं, थरोली लिखा गया हो, एक एक चीज़ लिखी गई हो, पूरा एक्सप्लेन किया गया हो, जितना एक्सटेंडेड वे में कर सकते हैं वो लिखे। उसके बाद जब रिवीजन करने का टाइम आए तो क्या करेंगे, तो वो जो चीज़ आती है उसको स्किप कर दो, क्योंकि हमारे पास एक बार लिखी, हमने पढ़ ली, हमको आ रही हैं। और जब कभी दोबारा हमको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हमें कुछ और करने की मतलब किसी को पढ़ाना है, तो हमेशा हर चीज़ तो दिमाग में रहती नहीं, तो वो नोट्स आप पढ़ लीजिए तो आपके पास सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा प्रेशर का इफेक्ट देखना है, सॉल्युबिलिटी पर देखना है, सॉल्युबिलिटी कहाँ है, गैस की है लिक्विड में। ठीक है, तो ये ऐसे अगर पूरी हेडिंग लिखेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपके लिए सिर दर्द हो जाएगा। ठीक है, वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, प्रेशर को पी लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को SOLU लिख सकते हैं, सॉल्यूशन को SOLN लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके समझ पे है। ठीक है, अब क्या करना है कि प्रेशर है, हमको फिर वैसा ही सिस्टम बनाना है। हमने क्या किया, लिक्विड लिया और उसमें हमने गैस भर दी, ये है हमारा लिक्विड। अब हमने ये ऐसा पिस्टन जैसा लिया है, सिरिंज देखिए, सबने सिरिंज देखी है, सिरिंज का फर्स्ट
जो नॉब है उसको आप, जो ऐसी नॉब होती है ऐसी, जिसमें वो लगाई जाती है, सुई या नीडल लगाई जाती है, ठीक है, उसके पीछे वो ऐसा बना होता है, ठीक है, इसके अंदर एक क्या होता है, ऐसा बना होता है। तो ये जो होता है ये हमारा एज प्रेशर देने का काम करता है। अगर हम इस नॉब को ऐसे बंद कर दें और यहाँ से प्रेशर दें तो क्या होता है कि जितनी इसके अंदर गैस होगी ना, अगर जैसे हमने कोई लिक्विड लिया, ये है भरा हुआ, और यहाँ पे कुछ गैस भरी हुई है, कोई भी है, तो वो गैस इसमें कुछ ना कुछ डिजोल्व हो जाएगी। तभी देखा होगा जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो प्रॉपर लगाते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्या करेंगे, पूरा पहले वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उसके बाद जिस भी बॉटल से या जिस भी चीज़ से वो पुल आउट कर रहे हैं मेडिसिन जो इंजेक्ट करनी है, तो वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अगर बबल्स होते हैं तो उन बबल्स को भी हटाते हैं, उन बबल्स को हटाने के बाद ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या है कि हमारे पास ये पिस्टन जैसा कुछ है, या क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसा है जिससे हम इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रेशर देना शुरू किया, प्रेशर दिया तो जो गैस डिजॉल्व थी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। हमने वॉल्यूम फिक्स रखा है। जब वॉल्यूम फिक्स रखा है, जो हमारा फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, और ये दोनों तो फिक्स रहेंगे ही क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ले रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पिस्टन को यहाँ पहुँचा दिया। जब पिस्टन को यहाँ पहुँचा लिया तो ये गैस ऐसे ऐसे हो गई, पास पास हो गई, और ये काफ़ी अमाउंट में लिक्विड के साथ मिक्स भी हो गई, ठीक है। तो अब इससे ये समझ में मिलता है हम लोगों को कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस में सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, या ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि फिजिक्स की चीज़ें बाहर दिख रही हैं, केमिस्ट्री की नहीं दिख रही, लेकिन केमिस्ट्री की भी दिख रही हैं, आप देखना चाहें तो, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द solubility ऑफ गैस इन लिक्विड also increases। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज का हमारा हीरो लॉ, जिसको हम बोलेंगे हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ जो है वो पार्शियल प्रेशर पे, गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एटम्स कह सकते हैं, पार्टिकल्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस कह सकते हैं, तो ये n अमाउंट में, n मोल्स में है। तो जो प्रेशर है, तो ये तो यहाँ से भी दिख रहा है, अगर हमने V, R तो कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट कर दिया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज मोल्स, ठीक है। वो मोल्स के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस रिस्पेक्ट में नहीं, हम कहने की बजाय उन्होंने मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बातें कह दी, ठीक है। हमको क्या लेना है, हमको गैस के मोल्स की बात करनी है, और यहाँ क्या हो रहा है, सारे मोल्स की बात हो रही है, ठीक है। आई थिंक ये हो गया होगा कंप्लीट। अब हम हेनरी लॉ करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं बढ़िया सा, और फॉर्मूला लिखते हैं। हम बात करते हैं हेनरी लॉ। ये लॉ हेनरी ने दिया था, ठीक है। वो ही फर्स्ट साइंटिस्ट थे
जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था प्रेशर और सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। फर्स्ट गिव द क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के बारे में बताता हूं, तो क्या है, फर्स्ट गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटीज का रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। तो अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of the liquid, mole fraction in the liquid, sorry क्या है, लिख लेते हैं पहले फिर ध्यान रहेगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अनुसार द पार्शियल, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कौन, गैस के, इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, ठीक है। तो कहना क्या चाहते थे हेनरी कि तो जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी से, ठीक है, पी लिख देते हैं या फिर पी लिख सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, किसके मोल फ्रैक्शन, गैस के मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम क्या लिख सकते हैं, हेनरी कांस्टेंट, P इज इक्वल टू KH x ऑफ गैस, ठीक है। तो ये है हमारा हेनरी कांस्टेंट। जो हेनरी कांस्टेंट है गैस और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। और ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड जो हमने लिया है, या सॉल्वेंट लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैस हमारा सॉल्वेंट है, मैंने बता तो दिया है, लिक्विड लिखा, आप समझ लीजिएगा, या फिर नहीं याद रहे तो सॉल्वेंट भी लिख दीजिएगा साथ में। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, जो गैस सॉल्वेंट में घुल चुकी है उसके मोल्स काउंट करने हैं, ठीक है। जो गैस सॉल्वेंट में है उसके कितने मोल्स हैं उस सॉल्वेंट में वही काउंट करने, बस ये बात है। किसमें, मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में काउंट करके बताने, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, डिपेंड किस पे करेगा, गैस और सॉल्वेंट दोनों पे। डिपेंड्स ऑन गैस एंड सॉल्वेंट। और जैसे जैसे हम गैस चेंज करेंगे, पहले O2 ले ली, फिर F2 ले ली, N2 ले ली, वैसे वैसे KH चेंज होगा। सॉल्वेंट चेंज करेंगे,
तो भी KH हमारा चेंज होगा। वाटर ले लिया, कभी बेंजीन ले लिया, कभी HCl ले लिया, ठीक है, CCl4 ले लिया, ईथर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो KH की जो यूनिट है वो प्रेशर के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस होता है इसका और इसका, दोनों की यूनिट प्रेशर या पास प्रेशर की यूनिट होगी। जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो P डिपेंड करेगा मोल्स पे, तो P फिक्स हो जाएगा। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए हैं तो P भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अगर क्लोज कंटेनर ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स हो ही जाएंगे, ठीक है। अब हम हेनरी लॉ में लिखते हैं, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट लिख लिया। अगर हम KH का पता करना चाहें, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया या टेम्परेचर घटाया तो KH पे क्या डिपेंड, KH पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी गैस इन लिक्विड की, घट रही थी। इसको रब करें, रब करते हैं, फिर ये वाला पॉइंट लिखवाते हैं। इफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली है। अब KH पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH भी बढ़ेगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन increases, the Henry constant of the solution also increases, ठीक है, but solubility decreases, लेकिन solubility decrease करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि KH is inversely proportional to solubility of the solution। तो ये हो गया, जो हमारा हेनरी का कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, सॉल्युबिलिटी के, सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी के। अगर KH की वैल्यू दी है तो हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, अगर टेम्परेचर दिया है तो भी हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हेनरी लॉ मतलब गैस इन लिक्विड कब एप्लीकेबल है, इसका मतलब हेनरी लॉ ओनली एप्लीकेबल इज, हेनरी लॉ ओनली एप्लीकेबल इन लो एंड मॉडरेट टेम्परेचर। तो ये हो गया क्या, हमारा हेनरी लॉ। अब एप्लीकेशन क्या है, दो बढ़िया से एप्लीकेशन है वो करते हैं, फिर ग्राफ्स नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, इसके अगर ग्राफ होंगे तो आपके नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो ड्रिंक्स होती है उनको बॉटल करते हैं, मतलब उनको बॉटलिंग करते हैं, उनको बॉटल में फिल करते हैं, तब सॉल्युबिलिटी का यूज होता है, ठीक है। तो बॉटलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक लिख लीजिए इसको। तो जब सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटलिंग हो रही होती है तो क्या होता है, CO2 गैस होती है उसमें, कहाँ, सॉफ्ट ड्रिंक में। तो जब उसको प्रेशर के साथ क्या करते हैं, बंद करते हैं बॉटल को, जब बंद करेंगे तो CO2 उसी के अंदर रह जाएगी और डिजॉल्व हो जाएगा इन द सॉल्यूशन जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक है। और जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या फिर उसको शेक कर देंगे तो एकदम से वो बाहर निकल आएगी प्रेशर के साथ। तो जब हम बॉटलिंग करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की तो भी हम ये
यूज़ कर रहे होते हैं इसका हेनरी लॉ का। प्रेशर से क्या करते हैं, CO2 को डिजोल्व करते हैं या CO2 की सॉल्युबिलिटी प्रेशर से इंक्रीज कराते हैं इन द बॉटल। ठीक है। और सेकंड है, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं हमारे, वो स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है कि ऑक्सीजन होती है कुछ अमाउंट, पूरी पूरी ऑक्सीजन, क्योंकि हम एयर में भी पूरा पूरा ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर रहे हैं, कुछ CO2 भी है, कुछ हीलियम भी है, नहीं हीलियम तो नहीं, सॉरी, कुछ आर्गन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जो लेना है वो तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाइड्रोजन गैस इतनी लाइट है कि वो है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, ऊपर होगी। ठीक है, एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं है, खुली नहीं पाई जाती। ठीक है। और हाँ, तो क्या कह रहे थे कि स्कूबा डाइवर्स जब ले जाते हैं सिलेंडर, तो अगर उसमें N2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, N2 जब डाउन द सी जाएंगे हम लोग या डाउन द वाटर जाएंगे, तो N2 हमारे ब्लड में किसी तरह घुल जाएगी। ठीक है, घुल जाएगी, और जैसे ही हम बाहर आएंगे उससे, क्या कहते हैं, सी वाटर से बाहर आएंगे या डेप्थ से ऊपर आना शुरू करेंगे, तो ये क्या करेगी, जल्दी से ब्लड से बाहर निकलना चाहेगी। एकदम से टेम्परेचर बढ़ा, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो भी डिजोल्व हो रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो बबल्स बन के N2 हमारे ब्लड से बाहर आएगा। जब N2 हमारे ब्लड से बाहर आएगा तो बेंड्स क्रिएट करेगा, वो पेनफुल डेथ भी हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है पूरी बॉडी में, जहाँ जहाँ मतलब बॉडी ब्लड में अगर N2 घुल गई है तो बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है और डेथ भी हो सकती है। तो अब क्या है कि क्या किया कि सिलेंडर में कुछ परसेंटेज हीलियम का भी रखा, क्योंकि हीलियम क्या कर रही थी, हमारे ब्लड में डिजोल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज किसका रखा, ऑक्सीजन का, थोड़ा सा नाइट्रोजन का भी था, और उसमें ऐड ऑन कर दिया हीलियम को। जैसे ही हीलियम को ऐड किया तो हमने इनहेल किया, और जब हम स्कूबा डाइविंग की तो हमारे जो सॉल्युबिलिटी थी N2 की वो कम हो गई, और हम बेंड्स बनने की, जो क्या कहते हैं बबल्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर, वो टेंडेंसी या वो उसका चांसेस कम हो गए। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पूछी जाती हैं। तो O2 तो हम अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब O2 हमको चाहिए तो O2 हमारे ब्लड में घुल रही है, अच्छी बात है। N2 अगर घुल जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एप्लीकेशन हो गई है। अगर गैसेस सेम ले ली हमने, गैसेस हमने सेम ले ली, तो क्या होगा, उनके मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मास पे डिपेंड करेगा। अगर डिफरेंट गैसेस हैं तो प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, इस पे डिपेंड करेगा, KH पे डिपेंड करेगा। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।